गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रीति आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गवर्नमेंट कंपटीशन हब में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए MPSC 1 का पूरी सिलेबस कंप्लीट वीडियो, मतलब जो कहते हैं पूरी चैप्टर्स, वो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे प्रोवाइड कराने वाली हूँ। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम्स आई थिंक जून में होगा, तो मैं पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि इस बार मैं आप लोगों को पूरा डीपली स्टडी करवाने वाली हूँ। तो चैप्टर 1 का नाम है भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। ओके, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। इसके बारे में मैं आप लोग को सारे टॉपिक जितने भी हैं वो हर चीज़ कंप्लीट करवाऊंगी। सबसे पहले हम लोग का देखिए 1.1 में प्रस्तावना है, 1.2 में परंपरागत मूल्यों का स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से सारे टॉपिक्स हैं जो आपको गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, परंपरागत मूल्यों का स्रोत, विश्व दृष्टिकोण के विकास में परंपरागत मूल्य एवं विषयों की प्रकृति, मध्यम मार्ग का महत्व, सहिष्णुता, यथार्थवाद, आदर्शवाद की परंपरा, साम्राज्यवादी परंपरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की अनुपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिगम, नकारात्मक शर्तों द्वारा सकारात्मक विचारों का अभिव्यक्ति। 1.4 में है भारत में ब्रिटिश राज, 1.5 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत के विश्व दृष्टिकोण पर विचार, और 1.6 है सारांश, और 1.7 है अभ्यास। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को कंप्लीट एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में पढ़ लेते हैं। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य इस बात का विश्लेषण करना है कि भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं दार्शनिक परंपरा तथा स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों ने स्वतंत्रता पश्चात इसके विश्व दृष्टिकोण के विकास में किस प्रकार योगदान किया है। किसी भी राष्ट्र के विश्व दृष्टिकोण जो कि किसी सामाजिक क्रिया के रूप में हो, और उसके निर्माता जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अंश हो जहाँ वे क्रियाशील है, उन परंपराओं तथा मूल्यों, विशेष तौर पर वे जो कई युगों से संचारित होते आए हैं, महत्व का खंडन नहीं किया जा सकता। भारत के संदर्भ में ये क्या है? तर्कसंगत है, क्योंकि यह एक प्राचीन सभ्यता स्थल है जहाँ कई महान संस्कृतियों का मिलन होता है। ठीक है, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में भारतीय विश्व दृष्टिकोण का निर्माण किया। भारत के विश्व दृष्टिकोण के दो पक्ष हैं, शांति का रचनात्मक पक्ष है और राष्ट्रों के बीच अधिकतम सहयोग। यह भारतीय विदेश नीति के निर्माण में पुरातन चिंतन पर आधारित है। अतः उन सामाजिक मान्य पारंपरिक मूल्यों का वर्णन आवश्यक है जो विभिन्न चिंतकों के लेखन से अभिव्यक्त होता है अथवा प्राचीन संस्थाओं और प्रथाओं से सम्मिलित है, भले ही इन भारतीय आदर्श तथा उद्देश्यों में त्रुटि या कोई कमी हो। ओके, तो प्रस्तावना का ये टॉपिक था। इसके अलावा मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड का जो भी है परंपरागत मूल्यों का स्रोत, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, और अगर नोट्स रेडी करने में प्रॉब्लम है या टाइम की इशूज़ है तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार अपना रिपीट करके देख लीजिए, आप लोग का कंप्लीट टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परंपरागत मूल्यों के स्रोत। वेद जैसे धर्म ग्रंथ भारत के प्राचीन मूल्यों का क्या है? मुख्य स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, वेद जो है जैसे धर्म ग्रंथ भारत के मूल प्राचीन मूल्यों का मुख्य स्रोत है। इनके अलावा मनु, याज्ञवल्क्य एवं पराशर ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ, धर्मशास्त्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, महाकाव्य, रामायण एवं कथाएं, प्रसिद्ध राष्ट्रीय घटनाओं का इतिहास एवं धर्म ग्रंथ, उपासना की पुस्तकें आदि स्रोत है। सामाजिक मूल्यों में जन शिक्षा के माध्यम के रूप में ये महाकाव्य, धर्म ग्रंथ तथा विधि ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनका ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित है। उपयुक्त मूल्यों के परंपरागत स्रोत आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन जैसे मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को छूते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में भारतीय मानव क्रियाओं को सख्ती से विभाजित नहीं किया गया था। द्वितीय, इन परंपरागत मूल्यों में कई बदलाव आए हैं। इन बदलावों का कारण इस्लाम एवं पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, विवेकानंद, टैगोर, तिलक, अरविंद, गांधी, नेहरू जैसे आधुनिक भारत के चिंतक जो काफ़ी हद तक प्राचीन भारतीय चिंतन से प्रभावित थे, और जिसने स्वतंत्रता भारत के स्वरूप के निर्माण में उनके चिंतन को प्रभावित किया है। तो इस टॉपिक को एक बार हम लोग फिर से भी समझ लेते हैं। परंपरागत मूल्यों का स्रोत, वेद जैसे धर्म ग्रंथ भारत के प्राचीन मूल्यों का क्या है? मुख्य स्रोत है। इनके अलावा मनु, याज्ञवल्क्य एवं पराशर ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ, धर्मशास्त्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण, दंत कथाएं, प्रसिद्ध राष्ट्रीय घटनाओं का इतिहास एवं धर्म ग्रंथ तथा उपासना की पुस्तकें आदि स्रोत है।
सामाजिक मूल्यों में जन शिक्षा के माध्यम के रूप में ये महाकाव्य धर्म ग्रंथ तथा विधि ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनका ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित है। उपयुक्त मूल्यों के परंपरागत स्रोत आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन क्रियाओं को सख्ती से विभाजित नहीं किया गया था। द्वितीय, इन परंपरागत मूल्यों में कई बदलाव आए। इन बदलाव का कारण इस्लाम एवं पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, विवेकानंद, टैगोर, तिलक, अरविंद, गांधी एवं नेहरू जैसे आधुनिक भारत के चिंतक जो काफ़ी हद तक प्राचीन भारतीय चिंतन से प्रभावित थे और जिसने स्वतंत्र भारत के स्वरूप के निर्माण में उनके चिंतन को प्रभावित किया। तो दोस्तों, इसके अलावा अब का जो टॉपिक है वो है आप लोगों का विश्व दृष्टिकोण के विकास में परंपरागत मूल्यों एवं विषयों की प्रकृति। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। विश्व दृष्टिकोण के विकास में भारतीय परंपरागत मूल्यों के 5 पक्षों का योगदान रहा है। ये पक्ष है मध्यम वर्ग का महत्व, सहिष्णुता, आदर्शवाद, यथार्थवादी परंपरा, साम्राज्यवादी परंपरा की अनुपस्थिति, नकारात्मक शर्तों पर सकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मध्यम वर्ग का महत्व, यानी मध्यम वर्ग का क्या महत्व है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मध्यम वर्ग का महत्व भारतीय संस्कृति एवं परंपरा की मुख्य विशेषता है। क्या, ध्यान से सुनिए। मध्यम मार्ग का महत्व भारतीय संस्कृति एवं परंपरा की मुख्य विशेषता है। जैसे संस्कृति की कहावत क्या है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, जैसे सदैव अति से दूर रहें। यह कहावत असीमता है, अतिवाद है, चरमता की सोच के प्रति भारतीय दर्शन को घृणा को दर्शाती है। यह भारतीय संस्कृति में एक सूत्र की तरह चलता आ रहा है। भारत द्वारा मध्यम मार्ग का महत्व उनके लक्ष्यों के संश्लेषण जैसे धर्म, कर्तव्य, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक या धार्मिक और अर्थ, धन संचय, काम का मतलब होता है इंद्रिय संबंधी सुख, मोक्ष की मतलब मुक्ति। यद्यपि धर्म और मोक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है, परंतु अर्थ और काम को भी उपेक्षित नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर वात्स्यायन के कामसूत्र, खजुराहो की मूर्ति, वात्स्यायन के कामसूत्र, खजुराहो की मूर्तियाँ एवं कहावत सर्वगुण कंचन मश्रयंती, यानी सभी सद्गुण स्वर्ण में है। जितने भी सद्गुण होते हैं वो सोने में है, यह सुस्पष्ट किया गया। अतः भगवत गीता सभी इच्छाओं की दिव्य स्वीकृति की उल्लेख करती है, जो कि नैतिक व्यवस्था और नैतिक संहिता का उल्लंघन नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी टॉपिक कंप्लीट करा दी हूँ मैं आप लोगों की। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में, जो आगे का टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। इस बात में मतभेद हो सकता है कि भारतीय इन आदर्शों को कितने व्यवहार में ला पाए हैं। ठीक है, इन बातों का मतभेद हो सकता है कि भारतीय जो है इन आदर्शों को कितने व्यवहार में ला पाए हैं और जीवन को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थित अवस्था में पहुंचा पाए हैं, जहां दोनों लोग इस लोक और परलोक का आराम पा सके। लेकिन भारतीय संस्कृति इन क्रियाशील प्रेरणाओं का खंडन नहीं किया जा सकता है। माइकल ब्रिचर के अनुसार भारतीय दार्शनिक परंपरा का केंद्रीय सार महात्मा बुद्ध के समय से चला आ रहा है, जो अतिवाद एवं चरमपंथी की मांग को अस्वीकार करता है। इसके विपरीत यह दार्शनिक सापेक्षता, बौद्धिक उदारता, अच्छाई एवं बुराई के सह अस्तित्व पर बल देता है। संक्षेप में यह समझौता का मध्यम मार्ग का सिद्धांत तथा विरोधों से सहिष्णुता की बात करता है। नेहरू ने भी कहा है कि भारत के विभिन्न धर्मों को अपनाया और उनमें सामंजस्य स्थापित किया। यहाँ की भूत में विज्ञान और धर्म के बीच विरोध में भी, और शायद हमारी नीति थी कि विभिन्न विरोधी विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करें। इस प्रकार की सांस्कृतिक दार्शनिक परंपरा के कारण भारत ने शीत युद्ध के दौरान 2 प्रतिद्वंदी अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा, पश्चिमी का उदारवादी प्रजातंत्र और सोवियत समतावाद के बीच मार्ग अपनाया है। व्यक्ति की गरिमा एवं नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान, लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं, कानून का शासन एवं आधुनिक तकनीक आदि मूल्यों के क्षेत्र में पश्चिम और भारत के बीच समानता। इसी तरह सोवियत वितरण न्याय, उसकी उपनिवेशवाद एवं नस्लवाद की प्रतिनीति और उसकी एशियाई मनोवृत्ति को भारत महत्व देता था। इसलिए भारत ने किसी की भी गुट का पक्ष लेने से इनकार किया और अपने आदर्शों तथा हितों के लिए दोनों से सहयोग करने का निर्णय लिया। सम्राट अशोक का स्मरण करते हुए नेहरू ने कहा कि हम गुट की राजनीति, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं, से स्वयं को दूर रखते हैं। इन प्रतिस्पर्धाओं, घृणा, आंतरिक द्वंद्व के बावजूद हम आपसी सहयोग एवं विश्व राष्ट्र मंदिर की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यह मैत्री का संदेश था जिसे भारत ने 1946 में दिया। मैत्री की इस नीति ने
को ऐसे विश्व में युक्ति चालन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जो अपने विभाजनों में बटा हुआ था। यद्यपि कुछ आपत्तियों के बाद बड़ी शक्तियों ने कोरियाई, इंडोचाइना, स्वेज एवं अन्य संकटों में भारत की तटस्थता की नीति को लाभदायक स्वीकार किया। इस प्रकार भारत ने दोनों गुटों के बीच सेतु का काम किया और उनके बीच विचारधारा के संघर्ष में रूखेपन से ऐसे राष्ट्रों के समूह में विशेषता हासिल की जो सैन्य शक्ति एवं आर्थिक समर्था में इससे कहीं अधिक थे। तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सहिष्णुता के बारे में। ठीक है, नई टॉपिक है सहिष्णुता, इसके बारे में पढ़ते हैं। उपयुक्त उल्लेख भारतीय दार्शनिक भाव को प्रदर्शित करता है जो अतिवाद को अस्वीकार करता है तथा तर्क या विवेक की प्रथा पर विश्वास करता है, मताधिकार का विरोध करता है, जैसे कि प्राचीन भारतीय कहावत के अनुसार वदे वदे जयते तत्व सिद्धि, अर्थात ज्ञानोदय की प्राप्ति वाद विवाद से ही होती है। इट मीन्स डिस्कशन से होता है। आप किसी भी टॉपिक को और बार बार डिस्कस करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, क्लियर हो जाता है। प्राचीन भारतीय परंपरा विवेक की सर्वोच्चता पर विश्वास करती है। प्रजना एक महत्वपूर्ण धारणा है जो यह निर्देशित करता है कि कोई अपने जीवन के 3 लक्ष्य धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति कैसे कर सकता है। उदाहरण के तौर पर महाभारत में धर्म को अनुभव और विवेक के आधार पर परखने की बात करके उससे तुलनात्मक बनाया गया है। कर्तव्य एवं विवेकपूर्ण प्रथा के लिए आत्मदहता का मार्ग भारतीय संस्कृति का केंद्र माना जाता है तथा यह सत्य पर एकाधिकार की मांग नहीं करता है। यही से सहिष्णुता का उदय होता है। सहिष्णुता का यह मार्ग इस बात में विश्वास करता है कि मानव मस्तिष्क जिसकी शक्ति और पहुंच सीमित है सत्य की प्रकृति को उसकी पूर्णता में नहीं समझ सकता। अतः ऋग्वेद में कहा गया है एकम तद विप्रह बहुत वदंती, अर्थात विद्वान एक सत्य की विभिन्न तरीकों से व्याख्या करते हैं। उपनिषद कहता है कि जिस प्रकार विभिन्न रंगों की गाय सफ़ेद रंग का ही दूध देती है उसी प्रकार विभिन्न मार्ग एक ही लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करके आप कोई भी जॉब करो, टारगेट आपका क्या होता है, पैसा कमाना, फैमिली को खुशियाँ देना, तो वही चीज़ कहना ये चाह रहा है। ओके, सहिष्णुता का उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक सत्य भी है। यही कारण है कि जब पहले 47 ईस्वी में केरल पहुँचे थे तो वे न तो सताए गए न ही वहाँ से भगाए गए। इसी प्रकार जब प्रथम यहूदी 70 में केरल पहुँचे तो उनका स्वागत किया गया तथा उन्हें धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। इसी तरह से इस्लाम के उदय के साथ पारसी अपना देश छोड़कर 7वीं सदी में भारत पहुँचे तो उन्हें भी अपना धर्म मनाने और प्रचार करने की अनुमति दी गई। सम्राट अशोक के राज आदेश पर भी सहिष्णुता की बात करते हैं। यद्यपि कुछ मुसलमान शासकों के शासनकाल के दौरान धार्मिक उत्पीड़न के उदाहरण मिलते हैं, किंतु मुगल सम्राट अकबर के काल में सहिष्णुता स्पष्ट थी, जिसने विश्व सौहार्द सुलह एक कुल की नीति को अपनाया था। मुसलमान कवि रहीम और हिंदू कवि तुलसीदास घनिष्ठ मित्र थे। सम्राट शाहजहां के वरिष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। भारत में निरंतर जातीय और धार्मिक हिंसा यह बताती है कि आज की तुलना में पहले कहीं ज़्यादा सहिष्णुता थी। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सहिष्णुता भारतीय जनजीवन के लिए मूल आधार है। इन सब बातों से यह पता चलता है कि धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया गया और इसके इतने उत्क्रम के बावजूद यह भारत में विद्यमान रही है। विदेश संबंधों के क्षेत्र में भारत की सहिष्णुता की प्रथा ने उसे किसी भी गुट से संबंध न रखने को बाध्य किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किसी भी गुट के नज़रिए से नहीं देखने का निर्णय लिया। भारत की सहिष्णुता एवं बहुलता के दृष्टिकोण ने उसे सहज ज्ञान से शीत युद्ध को देखने को प्रेरित किया, जिसकी विशेषता असहिष्णुता थी तथा दोनों गुटों के इस दावे को अस्वीकार किया कि सत्य और सद्गुण पर उनका ही अधिकार है। भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं सभी देशों के साथ मैत्री के मार्ग को अपनाया। यही कारण है कि जब 1950 में तत्कालीन अमेरिकी विदेशी मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस तथा तत्कालीन उपराष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन ने गुट निरपेक्ष देशों के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, तब नेहरू ने उनसे आग्रह किया कि इस विचार विमर्श को न दबाएं और नए देशों के विदेश संबंधी विचार विमर्शों में सहिष्णुता अपनाएं।
उन्होंने कहा कि मैं मिस्टर निक्सन और मिस्टर डलेस को सुझाव देना चाहता हूं कि वे जो कह रहे हैं वह लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत है। लोकतंत्र का सार है विभिन्न मतों के प्रति सहिष्णुता है। भारत द्वारा विवादों का हल विचार विमर्श से निकलने के तरीके में ही सहिष्णुता की परंपरा की झलक मिलती है। स्थानीय परिणाम भारतीय प्रथा का सार है तथा यह प्रयत्न करना चाहिए कि संघर्ष में लिप्त दो दलों को न्यूनतम क्षति पहुँचे। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने भारतीय आंतरिक तनावों को सुलझाने की कोशिश की। महाभारत में आच्छादित बातों के सिद्धांतों को आधुनिक काल में अपनाया। नेहरू ने इस प्रथा को कई अवसरों को अनुमोदित किया। 12 जनवरी 1991 को रेडियो प्रसारण में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें शांति की प्रवृत्ति को विकास करना होगा और उन लोगों को मित्र बनाना होगा जो हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं या जो सोचते हैं कि वे हमारे विरुद्ध हैं। वार्ता का उपयुक्त मार्ग भारत के चीन के साथ 1954 में पंचशील के समझौते में स्पष्ट उल्लेखित है। यह चीन के 1959 के सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के द्वारा सुलझाने की बात करता है। यद्यपि स्थिति 1959 में अत्यधिक बिगड़ गई थी तथा 1962 के संघर्ष के बाद मित्र देशों द्वारा प्रस्तावित कोलंबो प्रस्ताव को स्वीकार किया। भारत की वार्ता के प्रति समर्थन दिखाता है कि 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चीन यात्रा भारतीय चीन संबंधों में सुधार की दिशा में एक सच्चा प्रयास था, जो कि भारत की वार्ता प्रथा का एक मार्ग है। समझौता का यह मार्ग 1949 में पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने की संधि में भी प्रतिबिंबित होता है। भारत द्वारा इस संधि का आने वाला वर्षों में निरंतर अनुमोदन करना तथा युद्ध विराम रेखा के आधार पर कश्मीर का विभाजन भारत पाक शांति के हित में था। नई दिल्ली द्वारा वर्तमान में पाकिस्तान के साथ शुरू की गई क्रांति की पहल इस वार्ता के तरीके को दर्शाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यथार्थवाद और आदर्शवाद की परंपरा। मतलब यथार्थवाद की परंपरा क्या है और आदर्शवाद की परंपरा क्या है। प्रारंभ से ही अंतरराज्य संबंधों के दो महत्वपूर्ण मार्ग रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, भारद्वाज के कार्यों में मनुस्मृति एवं पंचतंत्र के कुछ भाग में प्रत्यक्षवादी मार्ग का समर्थन किया गया है। यद्यपि इन यथार्थवादी चिंतकों के बीच साधनों के प्रयोग के सवाल पर मतभेद, परंतु वे राज्य की सुरक्षा और युद्ध पर विश्वास करते हैं तथा यह न्याय संगत मानते हैं कि जरूरत पड़ने पर सारे देश पर अधिकार करना चाहिए। इनका विश्वास है कि युद्ध को सिर्फ अंतिम आश्रय ही मानना चाहिए, इसलिए नहीं कि युद्ध अनैतिक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह महंगा और कष्टप्रद है तथा इसमें विजय की संभावना अनिश्चित होती है। पंचतंत्र में कहा गया है कि राजनीति में शांति शुरुआत के लिए तथा युद्ध के अंत के लिए दूसरी तरफ एक अति प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार प्रायश्चित, आत्मत्याग, अहिंसा आदि पाप से मुक्ति में सहायक होते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। उपनिषद हमें अहिंसा के सिद्धांत का आधार प्रदान करता है और आत्मविभाजित एवं अविभाज्य है, जिसे हम ईश्वर या सत्य कहते हैं। यह विश्व उसकी अभिव्यक्ति है तथा सभी विश्व उसके अंश है। चूँकि इस सत्य को अनुभव करने में ही पूर्णता है, किसी भी प्रकार की हिंसा इस सत्य का खंडन है। बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबी अहिंसा के प्रबल समर्थक हैं। यद्यपि अहिंसा का सख्ती से पालन सिर्फ संतों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह मैकियावली की राजनीति को हतोत्साहित करता है तथा युद्ध को मोहभंग करता है। एक महायान सूत्र श्रवण प्रभासोत्तम सभी तरह के युद्धों को पाप कहकर इसकी बुराई करता है। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तब उसने युद्ध को त्यागकर अपनी विदेश नीति के अंतर्राज्य संबंधों में एक नया आयाम प्रदान किया। उसने अपने सभी पड़ोसी देश एवं अन्य देशों से दोस्ताना और कूटनीति संबंध स्थापित किए। अपने समस्त शासनकाल में शांति एवं अनाक्रमण नीति का पालन किया। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने पहले दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद भारत में अहिंसा के विचार को क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। उसका सामाजिक राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए औजार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अहिंसा के अपने अवसरों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी प्रयोग करना चाहा। यह परमाणु युग में सुरक्षा का एकमात्र उपाय था। भारत के विश्व दृष्टिकोण में निशस्त्रीकरण का महत्व उसके अहिंसा के आदर्शों से उत्पन्न होता है। भारत के विश्व दृष्टिकोण में यथार्थवाद को 1962 के चीन के हमले के बाद मिला। नेहरू ने भी स्वीकार किया कि पहले हम गरीबी एवं
निरक्षरता जैसी मानवीय त्रासदियों से लड़ने में तल्लीन थे। अतः हम रक्षा आवश्यकताओं को क्रम प्राथमिकता दे रहे थे। अतः चीनी आक्रमण के बाद भारत का विश्व दृष्टिकोण उसकी विचारधारा के बंधनों के बावजूद यथार्थवादी, अधिक और अव्यवहारिक कम रहा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आप लोगों का साम्राज्यवादी परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की अनुपस्थिति। भारतीय परंपरा के सबसे बड़ी विशेषता है साम्राज्यवाद परंपरा का विरोध। इसमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भी शामिल है। कौटिल्य या मनु या बोधायन जैसे कोई भी प्रमुख भारतीय चिंतक भारतीय साम्राज्य का विस्तार उसके भौगोलिक सीमा अर्थात भारत से बाहर फैलाने की बात नहीं करता है। यह सीमा समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, लेकिन इसका अर्थ है कि हिमालय से लेकर दक्षिण सागर तथा पश्चिम सागर से लेकर पूर्वोत्तर तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र या समुद्रगुप्त के शिलालेखों में कभी भी यह उल्लेख नहीं किया गया किसी भारतीय सम्राट ने देश की भौगोलिक सीमा के बाहर अपना साम्राज्य विस्तार किया हो। महाभारत में भी भारतीय साम्राज्य का उसकी भौगोलिक सीमा के बाहर विस्तार करने से मना किया गया है। चक्रवर्ती सर्वोच्च शासक जो न्याय प्रदान करता था तथा शांति व्यवस्था करता है कि धारणा विदेश के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमा तक ही सीमित थी। इस प्रकार बौद्ध साहित्य भी एक विश्व राज की बात करता है, ओके, जो कि एक शासक द्वारा शासित होगा, लेकिन यह शासन भी बल द्वारा नहीं अपितु प्रेम द्वारा स्थापित होगा। भगवान बुद्ध की इसी प्रकार का चक्रवर्ती माना गया है। इस तरह यह हिंदू और बौद्धों के बीच युद्ध को नकारता है। हिंदू और बौद्ध दक्षिण पूर्व एशिया एवं श्रीलंका में व्यापारी एवं मिशनरी के तौर पर गए थे, न कि आक्रामक और विजेता बनकर। वे वहां की संपत्ति लूटने नहीं गए थे। इसके विपरीत जिन भारतीयों ने भी दक्षिण पूर्व एशिया में शासन किया, उन्होंने वहां की देसी परंपरा को पूर्णतः धारण किया। वे किसी भारतीय शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होते थे, न ही वे उन पर निष्ठा करते थे। कनिष्क द्वारा चीन पर आक्रमण तथा चोलों द्वारा इंडोनेशिया और श्रीलंका पर आक्रमण एवं शासन हिंदू और बौद्ध संस्कृति की प्रतिकूल है। ये घटनाएं विपथगमन या असामान्य है। इनसे भारत की असाम्राज्यवादी परंपरा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सत्य यह है कि चोल वंश किसी विदेश संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उन वंशों का आधिपत्य की कोशिश कर रहे थे जो उनकी स्वयं की संस्कृति थी। प्राचीन भारतीय इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जो राजाओं ने विजयी प्रदेशों को अपनी इच्छानुसार छोड़ दिया। उदाहरण स्वरूप कालिदास के रघुवंशम में उल्लिखित राजाओं ने न्यायसंगत विजय प्राप्त की, किंतु जीते हुए प्रदेशों को छोड़ दिया। एक गुप्त वंश के विजेता वालादित्य के एक खून मिहिरगुल को हराया, लेकिन अपनी माँ की आज्ञा मानते हुए न सिर्फ मिहिरगुल को उसका राज लौटाया, बल्कि एक शाही राजकुमारी से उसका विवाह भी करवाया। कल्हण ने अपनी रचना रजत तरंगिणी में ऐसे कई राजाओं का उल्लेख किया है। हिंदू राजाओं के अलावा अशोक ने बौद्ध विचारधारा के अनुसार हर प्रकार के युद्ध का परित्याग किया है। सर्वोत्तम मुसलमान एवं मुगल शासकों को भी उद्देश्य था कि एक अस्थायी भारतवर्ष की स्थापना तथा भारत से बाहरी दुनिया को अनदेखा करना। सम्राट अकबर ने सहिष्णुता, समझौता तथा कूटनीति के द्वारा भारत का एकीकरण करना चाहा है। मुसलमान शासकों का ध्यान भारत तक ही सीमित था। उनके लिए भारत के समस्त विश्व था। उन्होंने या तो आपस में युद्ध किए, जब भी हिमालय के पार से या समुद्री मार्ग से आक्रमण हुआ तो उनके साथ युद्ध किया। भारत के इतिहास में कभी साम्राज्यवाद का प्रयास नहीं किया गया। साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा एवं भावना को ब्रिटिश राज के दौरान काफ़ी बल मिला, क्योंकि भारतीय जनता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से काफ़ी कष्ट उठाए थे। अतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने इस आंदोलन को समस्त विश्व के साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के विरोध का एक हिस्सा माना। इस साम्राज्यवादी विरोधी परंपरा एवं संस्कृति के कारण ही भारत ने अपनी आज़ादी पश्चात गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं पंचशील के द्वारा उपनिवेश तथा आश्रित क्षेत्रों की स्वाधीनता के लिए एक नस्लीय समानता के लिए प्रवृत्ता से कार्य किया। भारत ने आश्रित देशों की स्वतंत्रता संग्राम में जो सहायता की वह अब एक इतिहास बन चुका है। उदाहरण के तौर पर 1949 में नेहरू ने इंडोनेशिया की डच आज़ादी के मसले पर दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया।
भारत ने अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को फ्रांस से आज़ादी तथा नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका से आज़ादी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्थन दिया। भारत द्वारा 1972 में पाकिस्तान से जीते गए क्षेत्र को उसे लौटाने तथा 1971 में भारत पाक युद्ध, जिसके कारण बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, भारतीय परंपरा के अनुसार ही इसने भारत के आक्रामक परिकल्पना को रोका तथा इस बात पर बल दिया कि कोई संस्कृति या राष्ट्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने स्वयं का साध्य अपना सकता है। नेहरू ने कहा कि भारत का विश्व दृष्टिकोण उसकी प्राचीन परंपरा तथा इस धरती की संस्कृति के अनुरूप है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिगम। प्राचीन भारत में यह सिद्धांत प्रचलित था कि राजा का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी राजसभा में दूसरे राज्य के दूत को सुरक्षा प्रदान करे। कोई भी अगर किसी दूत की हत्या करता है तो वह कर्तव्य के मार्ग से विमुखित होता है तथा नारकीय दंड का पात्र होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। रामायण में भी लंका नरेश रावण ने जब राजनयिक प्रतिरक्षा का पालन किया, जब उसने अपने भाई की सलाह पर श्री राम को दूत बनाकर लंका में आए हनुमान को न मारने का निर्णय लिया। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी विदेशी दूतों को कुछ उन्मुख तथा विशेषाधिकार प्रदान करता है। हालांकि कुछ देशों ने इस पुनर्स्थापित कानून का उल्लंघन किया है, जैसे पाकिस्तान में 1980 में अमेरिका दूतावास को जला डाला गया था और ईरान ने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी को लंबे समय तक बंधक बनाया गया था। दूसरी तरफ भारत सरकार ने सभी प्रकार के राजनयिक उन्मुक्तियों का पालन किया है। भारत की नीति शरणार्थियों के प्रति उल्लेखनीय है। जब नेपाल नरेश ने नेपाली कांग्रेस के नेताओं पर अत्याचार करना शुरू किया तो भारत ने उन्हें राजनयिक शरण प्रदान की। भारत ने तिब्बत की दलाई लामा को आतिथ्य प्रदान किया, यद्यपि भारत को इसकी सैन्य एवं राजनीतिक दोनों प्रकार की कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के आए लाखों शरणार्थियों का भार उठाया। उनमें से काफ़ी लोग अपने देश से वापस लौटे ही नहीं तथा शरणार्थियों का इस देश में आना जारी रहा। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान युद्धबंदियों के साथ भारत ने सम्मानजनक व्यवहार किया। वे बिना किसी शर्त के पाकिस्तान वापस लौटे। 1980 के दशक के मध्य में भारत ने तमिल शरणार्थियों की रक्षा का उत्तरदायित्व लिया। भारत की शरणार्थियों के प्रति नीति महाभारत के उस कथन के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि वह निसहाय तथा राज्य की शरण चाहने वाले एक शत्रु का स्वयं के पुत्र की तरह ध्यान रखना चाहिए। हितोपदेश के अनुसार यदि कोई शत्रु भी हमारे घर में आता है तो उसका सत्कार करना चाहिए। सभी वृक्ष के समान होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष अपनी छाया किसी व्यक्ति से वापस नहीं लेता, भले ही व्यक्ति उस वृक्ष को काट ले। इन्हीं आदर्शों के कारण पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को उसके बार बार आक्रमण करने के बावजूद हमेशा माफ़ किया, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध हारे तो मोहम्मद गौरी ने उनकी हत्या कर दी। ओके, तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ था जो आप लोग को ही पता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, नकारात्मक शर्तों द्वारा सकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति। भारतीय इतिहास, परंपरा एवं संस्कृति ने ही स्वतंत्र भारत के विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि गुटनिरपेक्षता में भी भारतीय विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। जैसे कि के.पी. मिश्र ने लिखा है, भारत में दर्शन एवं सभ्यता की परंपरा यह दिखाती है कि भारतीयों को संज्ञा के साथ नकारात्मक का लगाव था। यद्यपि भारतीयों ने उस सकारात्मक एवं स्वीकारात्मक विरोधों विचारों को भी नकारात्मक शर्तों पर व्यक्त किया, जिनका सामाजिक उदय में काफ़ी महत्व है। उदाहरण के तौर पर शांति को भारतीयों ने अहिंसा कहा, हार के स्थान पर पराजय शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार हम या बहुत के स्थान पर अनेक, उद्यम के स्थान पर अप्रमाद, सहिष्णुता के स्थान पर अंबर का प्रयोग हमें बौद्ध एवं जैन साहित्यों में इन प्रकार के शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। इस सकारात्मक अर्थ वाले नकारात्मक शब्दों का काफ़ी महत्व है। नकुरमा ने सही कहा है, दूसरे देशों के लिए नैतिक निर्देशों को नकारात्मक तरीके में दिखाना असंतोषजनक एवं शक्तिहीनता या मजबूरी का घोतक है। लेकिन भारतीयों के लिए जो कि नकारात्मक शब्द पर महत्व देते हैं, अनिश्चय का पालन करते हैं, व्यक्त करने के लिए नकारात्मक तरीके में एक अधिक सकारात्मक एवं सशक्त अभिप्राय है। नकारात्मक तरीकों की पत्ती का
प्रतिपादन इस बात की याद दिलाता है कि विश्व सभ्यता के लिए भारत की एक अति महत्वपूर्ण देन है। शून्य की धारणा तथा गणित के प्रयोग में इसका सकारात्मक मान अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो गुटनिरपेक्षता की विषय वस्तु में भी भारतीय परंपरा की झलक दिखाई पड़ती है। गुटनिरपेक्ष शब्द यद्यपि नकारात्मक शब्द है, लेकिन उसका अर्थ अत्यंत सकारात्मक है। इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व दृष्टिकोण का पालन, विकास के लिए प्रयत्न करना, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद का विरोध एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतंत्रीकरण शामिल है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, भारत में ब्रिटिश राज। ओके, भारत में ब्रिटिश राज कैसे हुआ, क्या क्या हुआ उस टाइम, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। भारत में ब्रिटिश राज ने भारत के विश्व दृष्टिकोण की उत्पत्ति में 3 प्रकार से काम किया। प्रथम, इसने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, जिसके कारण भारत ने समस्त विश्व में पराधीन लोगों की स्वतंत्रता को समर्थन दिया। ब्रिटिश शासन के गुण और दोष दोनों ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया। जहाँ तक गुणों का संबंध है, संचार का जाल बिछाकर संचार की सुविधा प्रदान की, अंग्रेजी भाषा का परिचय, रेल का आरंभ कराना, सामाजिक सुधार एवं सबसे ऊपर है भारत को एक प्रशासनिक तंत्र में गठित करना। ब्रिटिश राज ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ उसकी नस्ल भेद की प्रथा, आर्थिक शोषण एवं भारतीयों को शासन से वंचित रखने से उस अमीर वर्ग में भी राष्ट्रीय चेतना की भावना भर दी, जो अब तक अंग्रेजों का समर्थन करते थे। बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना जन आंदोलन का रूप लेने लगी। बंगाल के विभाजन 1905 का विरोध व्यापक रूप में लेने लगा। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने जनमानस की नब्ज पहचान कर जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इस प्रकार संविधानता संघर्ष ने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया, जो अंततः 1947 में प्राप्त हुई। इन परिस्थितियों में स्वतंत्र भारत द्वारा समस्त विश्व में पराधीन देशों के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन देना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। भारत के विश्व दृष्टिकोण के रूपरेखा के बारे में 7 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग उपनिवेश एवं पराधीन देशों की जनता की स्वाधीनता के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरा, अंग्रेज की रंगभेद नीति के कारण भारतीयों ने जो अपमान तिरस्कार सहन किया, उसने स्वतंत्र भारत के नेताओं को रंगभेद का सख्त विरोधी बना दिया। भारत के विश्व दृष्टिकोण के बारे में बोलते हुए 7 सितंबर 1946 को नेहरू ने कहा, हम नेताजी विचारधारा की नस्लवाद का अस्वीकार करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, कहीं भी प्रचलित हो। उन्होंने संविधान सभा में 16 मई 1949 को कहा, हमारी विदेश नीति के स्तंभों में एक है नस्लवाद के विरोध में लड़ाई। तृतीय, भारत के इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक संबंध ने स्वतंत्र भारत को इंग्लैंड से व्यवहारिक समस्याओं के कारण संबंध विच्छेद न करने को बाध्य दिया। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भारत के इंग्लैंड के नेतृत्व वाले राष्ट्रमंडल देशों के संबंध के बारे में कहा, वह सभा जानती है कि पिछली सदी से सभी प्रकार के संबंध भारत और इंग्लैंड के बीच उत्पन्न हुए। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन से एक रिक्त पैदा हो जाएगा, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारी शिक्षण पद्धति इससे प्रभावित रही है, हमारी सैन्य प्रणाली भी इससे प्रभावित रही है और हमारी सैन्य प्रणाली ब्रिटिश सेना की तरह ही विकसित हुई है। अगर हम इससे संबंध विच्छेद कर लें तो इसका परिणाम यह होगा कि बिना उपयुक्त व्यवस्था के एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाए। यदि हम उसका मूल्य नहीं चुकाना चाहते हैं तो वह नहीं चुकाएंगे और वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के विश्व दृष्टिकोण पर विचार। भारत का विश्व दृष्टिकोण तब तक पूरा नहीं कहलाएगा जब तक कि आज़ादी के दौरान कांग्रेस द्वारा समर्थित राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद विचारों पर चर्चा न कर ली जाए। 1921 में कांग्रेस के मुख्य नेता अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों पर कांग्रेस प्रस्ताव को स्वतंत्र भारत के विश्व दृष्टिकोण का मार्गदर्शक माना जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा, जब हम अपने स्वराज की योजना के लिए परिपक्व हो रहे हैं तो हमें अपनी विदेश नीति की व्याख्या करना आवश्यक है। हम समस्त विश्व को आधिकारिक रूप से बता देना चाहते हैं कि हम उनसे किस प्रकार का संबंध रखना चाहते हैं। कांग्रेस की जयपुर प्रस्तावना ने अपनी सूची में विश्व शांति को प्रोत्साहन
सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, नस्लों समानता एवं साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति को इस संगठन का मार्गदर्शन सिद्धांत माना। इनमें एक बात और जोड़ी जा सकती है, जो भारतीय मूल के नागरिक विदेशों में बसे हैं उन्हें स्वयं को उस देश का नागरिक मानना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में लगातार इन्हीं दिशाओं पर भारत के विश्व दृष्टिकोण का प्रस्ताव पारित किया है। जैसे कि कांग्रेस का हरिपुर प्रस्ताव 1935 भारतीय विश्व दृष्टिकोण की रूपरेखा की व्याख्या करते हुए कहता है कि भारत की जनता अपने सभी पड़ोसियों और सभी देशों की शांति और मैत्री चाहती है तथा इसी कारण आपस के सारे संघर्षों की समाप्ति चाहती है। एक स्वतंत्र भारत ऐसी व्यवस्था के साथ प्रसन्नता के साथ संबंध रखना चाहता है तथा निशस्त्रीकरण एवं सामूहिक सुरक्षा का समर्थन करता है, लेकिन विश्व सहयोग की प्राप्ति तब तक असंभव है जब तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की जड़ व्याप्त है तथा एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के ऊपर आधिपत्य है तथा साम्राज्यवाद का प्रभाव रहेगा। अतः विश्व शांति के लिए साम्राज्यवाद एवं व्यक्ति द्वारा दूसरे के शोषण का अंत करना होगा। ओके, अब इस चैप्टर का जो टोटल सारांश है, क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सारांश: भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास का मूल प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ता है। जैसे अंतर्राज्य संबंध में यथार्थवाद, आदर्शवाद दोनों पत्ती की उपस्थिति है। जैसे बुद्ध एवं गांधी द्वारा समर्थित आदर्शवाद नेहरू युग के भारत के विश्व दृष्टिकोण में प्रभावशाली रहा है। यद्यपि कुछ स्थिति में हिंसा का सहारा लेना पड़ा, जैसे कि गोवा की आज़ादी के लिए सैनिक कार्रवाई। यह तर्क दिया जा सकता है कि नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति आदर्शवाद से प्रभावित थी। एक वैकल्पिक नीति यह भी हो सकती है कि भारत किसी महाशक्ति से गठबंधन कर लेता, परंतु इससे परिणाम यह होता कि शीत युद्ध भारत के द्वार पर आ जाता और भारत की स्वतंत्रता और आर्थिक विकास को प्रभावित करता। गुट निरपेक्षता की नीति के कारण 1962 के भारत चीन युद्ध के समय जब सोवियत संघ ने तटस्थता को नीति अपनाया था, तब भारत को इंग्लैंड और अमेरिका से सहायता मिली एवं भारतीय हित की पूर्ति हुई। साथ ही इस नीति के कारण भारत विश्व शांति एवं उपनिवेशवाद के खिलाफ अपना योगदान दे सका। इस तरह गुट निरपेक्षता की नीति आदर्शवाद, यथार्थवाद दोनों प्रतिबिंबित करती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नेहरू की गुट निरपेक्षता की अव्यवहारिकता ने भारत के सैन्य तैयारी की उपेक्षा की है। परिणाम स्वरूप चीन से पराजय झेलनी पड़ी, जिसे नेहरू ने भी संसद में स्वीकार किया। भारत का विश्व दृष्टिकोण 1962 के बाद अधिक यथार्थवादी हो गया। यद्यपि भारत का विश्व दृष्टिकोण लगातार बदल रहा है, लेकिन वह इसी निरंतरता की संरचना के अंतर्गत हो रहा है। तो दोस्तों, मैं पूरी चैप्टर 1 MPSE 1 का जो है आपका सिलेबस पूरी 1 चैप्टर एक्सप्लेन कर दी हूँ। जितने भी इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर के बीच से ही आएंगे, तो आप लोग वीडियोज़ को 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पेपर इससे बाहर नहीं जाता है दोस्तों, क्योंकि पेपर हमेशा बीच से ही बनते हैं। अगर मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस करा दूं तो उससे आपके एग्जाम्स अच्छे कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए सारे कॉन्सेप्ट जितने भी है MPSE सेकेंड ईयर या चाहे जो भी आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।